Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And as you know that we have started a series in which we are trying to complete class 10th history NCERT book. And friends, उसी क्रम में हमने क्या किया है कि we have completed lesson 1 and here we are doing next some parts of lesson 2. एंड फ्रेंड्स, लेसन 2 में हमने कुछ पार्ट्स को कवर कर लिया है जिसमें हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देखा था और यहाँ पे हमारा लेसन 2 के तहत ही ये टॉपिक नंबर 3 है जिसमें हम देखेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किस सिचुएशन में स्टार्ट किया जाता है। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लेसन 2 के टॉपिक नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो इन फरवरी 1922, तो ये फरवरी 1922 की बात है जब महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब 5 फरवरी को 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था जिसमें बहुत सारे देशवासी मारे गए और बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए जब देशवासियों ने उनके अगेंस्ट अपोज करना स्टार्ट कर दिया था। तो महात्मा गांधी का मानना था कि जो असहयोग आंदोलन है वो हिंसक हो गया था। तो जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है तो महात्मा गांधी जो है वो बहुत ही आहत होते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है हम उसको स्थगित कर देंगे। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को रोक देते हैं। तो उन्हें लगा ही फेल्ट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस। तो महात्मा गांधी जी को लगा कि जो असहयोग आंदोलन उनके द्वारा चलाया जा रहा था वो जो है हिंसक हो गया था। एंड सत्याग्रही नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स। तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो सत्याग्रही हैं अभी उन्हें कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रशिक्षण की ज़रूरत है और उसके बाद ही उनके द्वारा क्या किया जाएगा, व्यापक तरीके से संघर्ष को स्टार्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से जब चौरी चौरा कांड होता है और पूरा माहौल हिंसक हो जाता है तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर देते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स क्या होता है, विद इन द कांग्रेस जो कि एक राजनीतिक संस्था थी, तो उसमें क्या होता है कि सम लीडर्स वेयर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो जब स्टार्ट किया गया तो 1-2 साल जब वो थोड़ा लंबा खिंच गया था तो बहुत सारे जो नेता हैं वे लोग क्या हो गए थे, टायर्ड हो गए थे, थक गए थे आंदोलन से। एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है जिसके तहत क्या होता है कि हमारे इंडिया में प्रांतीय चुनाव, ठीक है, प्रोविंशियल काउंसिल के लिए चुनाव होने वाले होते हैं। तो लेकिन महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था तो उनका मानना था कि हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स का किसी भी स्वरूप में सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे थे जिनका मानना था कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो उनको लगा कि अगर हम चुनाव जीत करके काउंसिल में प्रवेश करेंगे, ठीक है, विधानसभा में प्रवेश करेंगे, तो विधानसभा का सदस्य रहते रहते हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ का विरोध जो है वो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो जो लीडर्स हैं दे फेल्ट, उनको लगा, उन्होंने महसूस किया दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज़ विद इन द
काउंसिल्स, यानी अगर हम चुनाव में हिस्सा लेते हैं और हम जीतते हैं और हमें अगर विधानसभा में जाने का मौका मिलता है तो उसके द्वारा हम क्या कर पाएंगे, आसानी से ब्रिटिशर्स की जो नीतियां बन रही हैं उसका विरोध कर पाएंगे। और इन लोगों का क्या मानना था, अर्ज फॉर रिफॉर्म, और हम लोग क्या कर पाएंगे, सुधार के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल पाएंगे। एंड ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वेर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो इन नेताओं का मानना था कि अगर हम काउंसिल में प्रवेश करते हैं तो फिर ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट है उसको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ये जो काउंसिल है ये इसका जो स्वरूप है वो लोकतांत्रिक नहीं है। तो उन्हीं नेताओं में CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, CR दास जी का पूरा नाम था चितरंजन दास, तो जो चितरंजन दास जी थे और मोतीलाल नेहरू जी थे, इन लोगों ने मिलकर के क्या किया, स्वराज पार्टी, ठीक है ये इम्पॉर्टेंट है, ये लोग स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं, तो इसको आप लोग अपने बुक में हाईलाइट कर लेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, स्वराज पार्टी का स्थापना किया, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू अर्ज फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो स्वराज पार्टी की इन लोगों ने स्थापना किया और इन्होंने आह्वान किया बाकी नेताओं से कि हमें जो है प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन में भाग लेना चाहिए। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशंस। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं और सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इन लोगों ने दबाव डाला कि हमें और व्यापक तरीके से आंदोलन करना चाहिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस, और हमें पूर्ण स्वतंत्रता का डिमांड करना चाहिए अंग्रेज़ों के सामने। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या था उस टाइम पर कि जो महात्मा गांधी हैं ये या जो बाकी के नेता हैं उनके द्वारा डोमिनियन स्टेटस का मांग किया जा रहा था, पूर्ण आज़ादी का मांग नहीं किया जा रहा था। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस क्या था कि हमारे यहाँ पे चुनाव होता, हमारे यहाँ पे जो मंत्री वगैरह हैं वो चुने जाते, लेकिन जो हमारे नेशन का हेड होता वो कौन होता, जो ब्रिटेन का हेड होता, हमारे देश का हेड वही होता। ठीक है, लेकिन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं और सुभाष चंद्र बोस जी थे, इनका मानना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, तो इस तरीके से जब कांग्रेस में जो इंटरनल डिबेट चल रहा था, आंतरिक वाद विवाद चल रहा था, तो क्या हो जाता है, बाकी के नेताओं में आपस में कुछ मतभेद हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है, जो भारत की राजनीति है, वो 1920 के दशक में क्या होती है, थोड़ा अलग रुख अपना लेती है। तो द फर्स्ट वॉज द इफ़ेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो कह रहे हैं कि ये जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में चेंजिंग आया था उसका एक कारण क्या था, जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, जो पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी आ गई थी, उसकी वजह से भी इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो प्रभावित हो रहा था। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बेगन टू फॉल फ्रॉम 1926। ठीक है, तो हमारे जो कृषिगत उत्पाद हैं उसके जो प्राइस हो रहे थे, तो जो कृषिगत उत्पाद हैं उनके जो प्राइस थे, एग्रीकल्चरल प्राइसेस बेगन टू फॉल। ठीक है, तो उनके जो प्राइस हैं जो किसानों के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा था वो 1926 से लेकर के 1930 के दौर में क्या होता है, पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल। ठीक है, तो जो किसानों की जो उत्पाद होती है, जो किसानों के जो गुड्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनका जो डिमांड होता है वो गिर जाता है। एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड,
और इनका जो निर्यात होता है, जो कृषिगत वस्तुओं का जो निर्यात होता है वो भी डिक्लाइन हो जाता है, यानी उसमें भी गिरावट आ जाती है। पीजन्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट, यानी जो किसान हैं उनकी जो फसलें होती हैं क्या होता है, उसका डिमांड घट जाता है। तो अब क्या होता है, वो लोग उसको बेच नहीं पाते हैं, सेल नहीं कर पाते हैं। तो जब सेल नहीं कर पाते हैं तो उनके पास पैसा नहीं आता है, तो क्या होता है, किसान जो है अपने लगान को नहीं दे पाते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे लगान लेती है। ठीक है, तो जो पीजेंट्स हैं वो कुड नॉट पे देयर रेवेन्यू, अपना लगान नहीं दे पाते हैं। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल, यानी 1930 आते आते जो गांव देहात का एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, पूरे तरीके से विपदा आ जाती है। ठीक है, तो अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कंस्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। तो ब्रिटेन में जो टॉरी सरकार चल रही होती है उसने क्या किया, उसने एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, 1930 के टाइम पर क्या होता है कि जो टॉरी गवर्नमेंट है ब्रिटेन का, उसने क्या किया, एक साइमन कमीशन का गठन किया। सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे उसी के बैकग्राउंड में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, हमारे यहाँ पे कहने को तो रिफॉर्म लाना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए सारे कानून को बदलती रहती है। ठीक है, तो कहने के लिए तो वो हमारे यहाँ पे रिफॉर्म लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ वास्तव में नहीं था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो साइमन कमीशन को बनाती है एंड द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, यानी जो संवैधानिक तंत्र है वो इंडिया में कैसे काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, उसको देखने के लिए उसको बनाया गया था। एंड सजेस्ट चेंजेस, और क्या परिवर्तन इंडिया में किया जा सकता है संवैधानिक तौर पर, उसको सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन को बनाया गया था। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वेयर ऑल ब्रिटिश। तो साइमन कमीशन में प्रॉब्लम क्या था कि उनको कानून बनाना था इंडिया के लिए, लेकिन उस कमीशन में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से साइमन कमीशन का पूरे इंडिया में बहुत ज़ोर शोर से विरोध किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है कि आखिर साइमन कमीशन का जो बायकॉट है वो इंडियन के द्वारा क्यों किया जाता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होता है। तो व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, तो जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचता है तो क्या होता है, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। तो साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे से उसका स्वागत किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। ऑल पार्टीज़ इंक्लूडिंग द कांग्रेस, यानी भारत में जितनी भी पार्टियां थीं कांग्रेस सहित, उन लोगों ने क्या किया, एंड द मुस्लिम लीग, और जो मुस्लिम लीग है जिसका गठन 1906 में हुआ था, पार्टिसिपेटेड इन द डिमॉन्स्ट्रेशंस, यानी सब लोगों ने मिलकर के क्या किया, साइमन गो बैक को सपोर्ट किया। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर द वायसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस इन अक्टूबर 1929, यानी 1929 में क्या होता है कि लॉर्ड इरविन जो कि वायसराय होता है, अवेक ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस, यानी भारत में जब सभी राजनीतिक पार्टियां साइमन कमीशन को गो बैक के नारे से उनका स्वागत करती हैं, तो जो लॉर्ड इरविन जो वायसराय होता है वो क्या करता है, लोगों को झांसा देने के लिए एक ऑफ़र प्रोवाइड करता है, क्या, डोमिनियन स्टेटस का, जो अभी हमने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि जो हेड ऑफ कंट्री होगा वो कौन होगा, जो ब्रिटेन का हेड ऑफ होगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो हमारे इंडियन लीडर होते हैं वो फुल इंडिपेंडेंस का डिमांड करने लगते हैं।
तो जो लॉर्ड इरविन होता है वो क्या करता है, डोमिनियन स्टेटस का लालच देने लगता है। फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। तो लॉर्ड इरविन ने क्या किया कि उसने झांसा दिया, लालच दिया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे और एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके यहाँ पे संवैधानिक रिफॉर्म जो है वो कैसे कैसे लाया जाएगा। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स। लेकिन लॉर्ड इरविन के झांसे में जो हमारे कांग्रेसी नेता होते हैं वो नहीं आते हैं, वे लोग लॉर्ड इरविन की बातों से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो 1929 के टाइम पर हमारा जो वायसराय होता है वो लॉर्ड इरविन होता है। इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लीड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, यानी जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं और सुभाष चंद्र बोस होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, परिवर्तनवादी होते हैं, ठीक है। इनका मानना होता है कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो बिकेम मोर असर्टिव, ये लोग क्या होते हैं, और ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स, जो उदारवादी होते हैं भारत में, हु वेयर proposing a constitutional system within the framework of British Dominion gradually lost their influence। तो क्या होता है कि जो उदारवादी होते हैं भारत की राजनीति में उनका जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है, और जो रेडिकल्स होते हैं, जो गर्म दल के नेता होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट जिनको कहते हैं इंग्लिश में, वे लोग, उन लोगों का जो दबदबा होता है वो भारत की राजनीति में धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। तो जो उदारवादी नेता थे उनका क्या मानना था, वे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत रह करके शासन को चलाना चाहते थे। उनका मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों के लिए अच्छा है, लेकिन जो गर्म दल के नेता हैं उनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे लिए सही नहीं है। तो आगे देखिए, इन दिसंबर 1929 क्या होता है, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, यानी दिसंबर 1929 में क्या होता है कि कांग्रेस का सेशन बुलाया जाता है, जो कि कहाँ पर होता है, लाहौर में। तो इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट कर लेंगे कि 1929 में कांग्रेस का जो सेशन होता है वो कहाँ पर होता है, लाहौर में होता है, और उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वे कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो लाहौर में बुलाया जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता का डिमांड रखा जाता है, यानी जो लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस देने का लालच दिया था भारतीयों के द्वारा उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, और इन लोगों के द्वारा, इंडियन लीडर्स के द्वारा ये डिमांड किया जाता है नेहरू जी के द्वारा कि अब हमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब हम क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। तो इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पर 1929 में लाहौर के सेशन में ही यह जो है डिक्लेयर किया गया कि हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे के तौर पर, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। व्हेन पीपल वेयर टू टेक अ प्लेस, जहाँ पर लोग यह प्रतिज्ञा करेंगे क्या, टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हम लोग जो है कंप्लीट स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे, ऐसा जो है लोग 26 जनवरी को प्रतिज्ञा लेंगे। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो ये सेलिब्रेशन हो रहा था, जो ये माहौल बना था पूरा, उसने बहुत कम लोगों के अटेंशन को ड्रॉ कर पाया, ठीक है। तो सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ।
तो महात्मा गांधी जी ने जब देखा कि बहुत कम लोग यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं, तो महात्मा जी ने क्या किया कि किसी ऐसे मुद्दे को उठाना चाहा जो रोज़मर्रे से संबंधित हो, यानी जो लोगों के डेली के लाइफ को प्रभावित करता हो। तो आगे चल के जो महात्मा गांधी हैं वो नमक का मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते हैं उन लोगों ने क्या किया था कि नमक बनाने पर बैन लगा दिया था। तो नमक का प्रयोग तो रोज़ डेली लाइफ में करते हैं, तो महात्मा गांधी जी क्या करते हैं कि नमक के मुद्दे को उठा करके बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आंदोलन से जोड़ने के लिए इस मुद्दे को अपने आंदोलन में ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग तब तक अपने टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। एंड दिस इज़ द टुडे डिस्कशन फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।